Hello dear students, welcome back to Elegant Classes. I am Komal Daima here to teach you economics for your CUET as well as your 12th board. Okay, so आज हम कर रहे हैं CUET का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एज वेल एज कुछ कंसेप्ट देखेंगे जो कंसेप्ट हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर कंसेप्ट समझेंगे और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका फायदा ऐसा होगा कि आपको आपका चैप्टर भी कवर करने का मौका मिलेगा और उसी के साथ MCQ की प्रैक्टिस भी आप करोगे, राइट, ठीक है। तो अभी आज के टॉपिक में हम गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ बजट, पहले आप मुझे बताइए बजट मतलब क्या। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय बजट? बजट का मतलब क्या होता है, टेल मी। ओके, मैं आपको पहले बजट का मतलब समझा देती हूँ, ठीक है, फाइन। तो देखिए, बजट सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता, हर एक हाउस होल्ड का बजट होता है, ठीक है। सब लोग अपना अपना बजट डिसाइड करते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली बजट मतलब क्या, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरी इनकम आती है 30,000 पर मंथ, ठीक है। मेरी इनकम क्या है, 30,000 पर मंथ, मुझे 30,000 पर मंथ मिल रहा है, ओके फाइन। तो अभी मैं क्या करूंगी, सपोज मुझे 30,000 पर मंथ मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, डिसाइड करूंगी, मेरा बजट होगा कि 2000 मुझे क्या करने हैं, 2000 मुझे क्या करना है, 2000 का मुझे इंटरनेट खरीदना है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ तो मुझे इतना नेट तो चाहिए, ठीक है। तो 2000 का मैं इंटरनेट खरीदूंगी, ठीक है। देन 3000 रुपीज मेरा रेंट है सपोज। देन उसके बाद 2000 रुपीज मेरा मेस है, सपोज मैं बाहर रह रही हूँ, ठीक है। सपोज मैं बाहर रह रही हूँ, ये मेरा मेस का खर्चा है, ओके। कितने हुए ये 7000, ठीक है। रेंट हो गया, मेस हो गई, ठीक है, हो गया सब कुछ। उसके बाद अभी देखिए, मुझे ना हॉस्पिटल जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ओके, और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मैं क्या करूंगी, 2000 रुपीज और अलग रखूंगी हॉस्पिटल के, ठीक है। ये हॉस्पिटल हो गया, फाइन। अभी कितना हुआ टोटल इनकम हमारा, 7000, ठीक है। नहीं, 5 and 2 7 and 2 9, ठीक है। तो 9000 मैंने अपने लिए रखे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं घर पर पैसे भेजूंगी। मैंने आपको बताया मैं बाहर रह रही हूँ तो मेरा काम है घर पर पैसे भेजना, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 15,000 घर पर भेजूंगी, ठीक है, 15,000 घर पर भेजूंगी। उसके बाद जो बचता है, देखिए 9000 प्लस 15,000 कितना हो गया, बताइए आप लोग मुझे, बताइए जल्दी। ओके, इट्स 24,000, राइट। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि 15 मैंने घर पे भेज दिया तो 24 हो गए टोटल, उसमें से बचते हैं 6000। तो इसका मैं क्या करूंगी, ये मैं घर पर मेरे पास सेव करके रखूंगी, ये हो गई मेरी सेविंग, ठीक है। तो ये मेरा महीने का बजट था, मैंने इस तरीके से अपने बजट को क्या किया, क्रिएट किया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। मैंने इस तरीके से अपने बजट को क्रिएट किया, ओके, जिसमें मेरे 6000 रुपीज सेव भी हुए, ओके। ऐसे बजट को कहते हैं सरप्लस बजट, ठीक है। ये हम आगे और भी देखेंगे, डिफिसिट बजट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, ठीक है, बैलेंस बजट क्या होता है, हम आगे देखते हैं। लेकिन मेरा बजट क्या है, मेरा बजट है सरप्लस बजट, ठीक है, जिसमें खर्चा करने के बाद भी मुझे पैसा बच रहा है, ओके, जिसमें खर्चा करने के बाद भी मुझे पैसा क्या हो रहा है, बच रहा है, ऐसे कहते हैं सरप्लस बजट, ठीक है। आपको बजट मतलब क्या समझ में आ गया ना, कि मेरी मंथली इनकम इतनी इतनी है तो मैं इतने इतने पैसे यहाँ खर्च करूंगी, इतने यहाँ करूंगी, इतने वहां करूंगी, सारा कैलकुलेशन, इससे कहते हैं बजट, ठीक है। ओके फाइन, समझ रहे हैं आप लोग, ओके गुड। अभी हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमने एक कॉमन बजट देखा, अभी हम गवर्नमेंट के बजट और उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, इन मिक्स्ड इकोनॉमी हु ओन्स एंड ऑपरेट्स बिजनेस, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन बिजनेस को ओन करता है और ऑपरेट करता है, ठीक है। तो पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या, ठीक है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब, देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ प्राइवेट अपना काम नहीं करती है, ठीक है। ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट अपना काम नहीं करती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइवेट भी इंक्लूड होती है प्लस गवर्नमेंट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें प्राइवेट भी इंक्लूड होते हैं और गवर्नमेंट भी इंक्लूड होते हैं, मतलब दोनों भी अपने काम, अपनी कंपनी चला सकते हैं, ठीक है। सिर्फ प्राइवेट या सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होता मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। जैसे देखिए, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, देखिए मेरी ना एक शॉप है,
ठीक है, मेरी एक क्या है, शॉप है, ठीक है, ये पार्टनरशिप में है, मेरी और मेरे फ्रेंड की, ठीक है, ये पार्टनरशिप में है सपोज। तो अभी देखिए हम दोनों ही इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है क्या कि हम दोनों की पार्टनरशिप में है इसलिए मैं मेरी अलग शॉप नहीं खोल सकती, वो उनकी अलग शॉप नहीं खोल सकता, ऐसा नहीं है, वो उसकी अलग शॉप खोल सकता है, वो इसकी अलग शॉप खोलता है। तो ये सपोज प्राइवेट है और ये है गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट भी अपने काम खुद कर सकती है, ठीक है, और प्राइवेट भी अपनी खुद कंपनीज एंड ओपन कर सकती है, ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एनी काइंड, ठीक है, ओके फाइन। ओके, तो अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। इन मिक्स्ड इकोनॉमी हु ओन्स एंड ऑपरेट्स बिजनेसेस, ठीक है, मिक्स इकोनॉमी में कौन बिजनेस को ओन कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है। ऑफ कोर्स आपको अभी आंसर पता चल गया होगा, राइट, बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं और कंपनीज भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, फाइन। अभी हम हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन में एक लाइन दी गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, आपके चैप्टर में इंट्रोडक्शन में है ये, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन वहां से फ्रेम किया, ओके फाइन। अभी हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट, ठीक है, उसका मीनिंग वगैरह ऑल दिस थिंग्स है। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इन इंडिया आर्टिकल 111(2) what statement must be presented before parliament every financial year, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, जो अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 मार्च को खत्म होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ये हमने हमारे एक वीडियो में देखा था, राइट, एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया था इस पर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम नहीं किया है, ओके फाइन, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है उसके हिसाब से पार्लियामेंट के सामने कौन सा स्टेटमेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर में प्रेजेंट करना चाहिए। तो बताइए क्या है इसका आंसर, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नो, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, नो, ओके, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज नोन एज बजट, ठीक है, इसे कहते हैं बजट, जिसमें रिसिप्ट्स मतलब कितना पैसा आ रहा है और एक्सपेंडिचर मतलब कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्टेटमेंट पेश करती है पार्लियामेंट के सामने एवरी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कि ये क्या है, ये हमने इतना इतना पैसा हम जमा करेंगे, इतना इतना टैक्स हमें आएगा और इतना इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर वो हेल्थ पे करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, मेट्रोज बनाएंगे, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो ये उनका क्या हो गया, ये उनका बजट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये वो प्रेजेंट करते हैं, ये स्टेटमेंट वो प्रेजेंट करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, ओके। और ये किस आर्टिकल में दिया है, 112, ठीक है, ये यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस आर्टिकल में स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दिया गया होता है। तो उसका आंसर है 112। तो एक एमसीक्यू में आपने 2 एमसीक्यू सॉल्व किया, 3 एक्चुअली, फाइनेंशियल ईयर वाला, आर्टिकल 112 और जो मेन क्वेश्चन था वो, ओके। वाओ, व्हाट अ इंटरेस्टिंग थिंग, राइट, आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपको समझना है और इन सब चीजों को लर्न करना है, ओके फाइन। चलिए अभी हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ओके, टू अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ अ करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज व्हाट, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंट होता है, इसके ट्रांजैक्शंस जो अकाउंट होते हैं इसे क्या कहते हैं। अभी मुझे बताइए इसे क्या कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है, अभी क्या है, आज डेट क्या है, ठीक है, आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन डेट है 1 दिसंबर, ठीक है। तो देखिए अभी 1 दिसंबर की डेट है, तो ये फाइनेंशियल ईयर करंटली चल रहा है, ठीक है। तो करंट ईयर फाइनेंशियल के ट्रांजैक्शन अकाउंट करने को क्या कहते हैं, रेवेन्यू बजट कहते हैं, कैपिटल बजट कहते हैं, होल ईयर बजट कहते हैं, नन ऑफ द अबव कहते हैं, ठीक है। अभी इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ओके फाइन। अभी जस्ट देखते हैं, तो इसका आंसर है रेवेन्यू बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट में क्या होता है कि वो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं उनको अकाउंट करता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट इज नोन एज रेवेन्यू बजट, ठीक है, जो क्या करता है, करंट फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शंस को अकाउंट करता है, ठीक है फाइन। चलिए अभी हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, विच गुड्स आर कॉल्ड एज नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स, ठीक है, कौन से गुड्स को नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से गुड्स है जिन्हें नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स कहते हैं। तो इंफीरियर गुड्स मतलब क्या, हमने देखा था, ठीक है,
कि जिनकी डिमांड प्राइस बढ़ती भी है तो फिर भी उसके डिमांड में कुछ इफेक्ट नहीं आता। गिवन गुड्स मतलब क्या, जो कंपलसरी चीजें हमें चाहिए, राइट। तो पब्लिक गुड्स मतलब, प्राइवेट गुड्स मतलब क्या, ऐसी चीजें, मतलब देखिए मुझे अगर मूवी देखने जाना है, ठीक है, मुझे अगर मूवी देखने जाना है तो ऑफ कोर्स मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे क्या करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं मूवी देखने जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तो मैं क्या हो गई, एक्सक्लूडेबल हो गई, ठीक है, मैं एक्सक्लूड हो गई उसमें से, मैं मूवी देखने नहीं गई। लेकिन पब्लिक गुड्स मतलब, सही आंसर इसका पब्लिक गुड्स है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए पब्लिक गुड्स मतलब क्या, ऐसे गुड्स जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटी हो गई, डिफेंस फैसिलिटी हो गई। ऐसा है क्या कि एक एरिया ऐसा है जहां पर ना बहुत लोग गरीब है, वहां पर किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होता है उस पर ना अटैक होता है टेररिस्ट का, ठीक है, वहां पर टेररिस्ट अटैक करते हैं। तो हमारी आर्मी या फिर हमारी गवर्नमेंट ऐसा कहती है क्या कि वो बहुत गरीब है और वो हम जो डिफेंस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका पैसा नहीं देते या फिर वो टैक्स नहीं पे करते, ठीक है। जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो टैक्स पे नहीं करते, राइट। तो वो टैक्स पे नहीं करते इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे और उनकी हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। इन्हें कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है, उन्हें कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब पब्लिक गुड्स एक ऐसे गुड्स है जहाँ पर गवर्नमेंट को सबको सर्विस देनी ही पड़ती है, चाहे वो डिफेंस गुड्स हो, हेल्थ गुड्स हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां हमें ऐसा कहा जाएगा कि आपकी इनकम ना इतनी अच्छी नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। तो पब्लिक गुड्स एक ऐसे गुड्स है जहाँ पर किसी को भी एक्सक्लूड करना अलाउड नहीं होता, ठीक है। ओके, अभी पब्लिक गुड्स के कुछ और पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताती हूँ, तुरंत पढ़ लेंगे हम उसे। ओके, पब्लिक गुड्स को ना राइवरलेस भी कहते हैं, ठीक है, राइवरलेस, ठीक है, राइवरलेस, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए मैं पार्क में जा रही हूँ, ठीक है, मैं एक कॉमन इंसान हूँ जिसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो मैं पार्क में जाती हूँ डेली, ठीक है, वहां पर मैं जाकर वॉकिंग करती हूँ, जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ पार्क है, ओके फाइन, किसी सोसाइटी का नहीं, गवर्नमेंट का पार्क, ठीक है। और कोई और इंसान है जो बहुत रिच है, सपोज अमिताभ बच्चन, ओके, इट इज एन एग्जाम्पल, सीरियस मत लेना, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन भी उसी पार्क में आते हैं डेली वॉकिंग के लिए और मैं भी वहीं पर जाती हूँ। तो मैं उस पार्क को यूज कर रही हूँ, इसलिए अमिताभ बच्चन के लिए उस पार्क की वैल्यू लो हो जाती है क्या, नहीं होती है, वैल्यू तो सेम ही होगी, राइट। चाहे मैं यूज करूँ चाहे वो यूज करे, ठीक है, तो मेरे यूज करने से दूसरे को उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए से राइवरलेस कहते हैं, ठीक है, फाइन। और फ्री राइडर्स कहते हैं, फ्री राइडर्स मतलब पब्लिक गुड्स एक ऐसी चीज है जहां पर किसी पर हम कंपल्शन नहीं कर सकते कि उन्हें पैसा देना ही है, ठीक है। तो ये फ्री राइडर्स हो गया, मतलब हर कोई इसे फ्रीली यूज कर सकता है, इसे कहते हैं पब्लिक गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स में ये फर्क है कि प्राइवेट गुड्स अगर किसी एक इंसान ने बनाए हैं तो मुझे वो खरीदते वक्त पैसे देकर खरीदने पड़ेंगे, लेकिन वही अगर पब्लिक गुड्स है तो मैं बिना पैसों के भी खरीद सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर मुझे ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में करनी है तो मुझे ऑफकोर्स पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन वही ट्रीटमेंट अगर मैं पब्लिक हॉस्पिटल में जाके करती हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करती हूँ, तो मेरा पैसा उतना नहीं लगेगा, शायद में भी सिर्फ टैबलेट्स का पैसा लगे, शायद वो भी ना लगे, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, फाइन। अभी हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। when goods are produced directly by the government it is called, ठीक है, गुड्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोडक्ट करती है, ठीक है, डायरेक्टली गवर्नमेंट बनाती है, तो उन्हें प्राइवेट प्रोडक्शन कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राइवेट प्रोडक्शन मतलब जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, सॉरी जो प्राइवेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोडक्शन कहेंगे क्या, नहीं, ये वर्ड ठीक नहीं, मीनिंग सही है लेकिन गवर्नमेंट प्रोडक्शन ये वर्ड गलत है, और मैंने ये दो ऑप्शन इसलिए आपको यहाँ पर दिए ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो और गलत आंसर टिक करें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको गवर्नमेंट पूछा गया है तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन ही राइट आंसर है, नो, राइट आंसर है पब्लिक प्रोडक्शन, ठीक है, पब्लिक प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। जब गवर्नमेंट किसी चीज को प्रोड्यूस करती है तो उसे क्या कहते हैं, पब्लिक प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। चलिए हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज इट, ओके, व्हाट डज अ पब्लिक प्रोविजन इंटेल, ठीक है, पब्लिक प्रोविजन का मतलब क्या है या फिर उसमें क्या आता है, ठीक है, पब्लिक प्रोविजन का मतलब क्या है या फिर उसमें क्या आता है। गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक प्रोविजन है तो ऑफकोर्स ये तो नहीं आएगा, राइट। गुड्स फाइनेंस थ्रू बजट एंड एक्सेसिबल विदाउट डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, गुड एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए है, नहीं। गुड्स फंडेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नो, आंसर इज बी। मतलब देखिए ऐसे गुड्स जिन्हें फाइनेंस कौन कर रहा है, गवर्नमेंट का बजट कर रहा है, और वो डायरेक्ट पेमेंट के सिवा भी एक्सेसिबल है, मतलब मैं अगर हेल्थ सेक्टर में जाती हूँ तो मुझे डायरेक्ट पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर जाकर भी अपने लिए इलाज करवा सकती हूँ, मुझे वहां पर पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं पब्लिक प्रोविजन, ठीक है। तो गुड्स फाइनेंस थ्रू बजट एंड एक्सेसिबल विदाउट डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, ओके। What step government take to modify income distribution to achieve societal fairness, ठीक है।
सोसाइटल फेयरनेस अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ सैलरीज, नो, सैलरीज के अकॉर्डिंग नहीं, विद द हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, नो, विद द हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जहां पर क्या आता है, जहां पर ना, देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम मतलब फंक्शन मतलब क्या, कि गवर्नमेंट क्या करती है, अभी कोई रिच इंसान है, ठीक है, और एक पुअर इंसान है, तो ये तो अपना खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी निकाल सकता है, लेकिन इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होगा, तो इनसे जो टैक्स के रूप में जो पैसा लेती है वो लगाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने में, ठीक है, और इससे हेल्प होती है पुअर को। तो इस तरीके से अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से, कि ताकि सबका फायदा हो, सबका वेलफेयर हो, ठीक है, सोसाइटी का फेयरनेस दिखे, ठीक है। ये सब करने के लिए गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से क्या करती है, अपनी इनकम को मॉडिफाई करती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटल फेयरनेस, ठीक है, समझ गए, इट्स ओके, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट डज द गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन फंक्शन प्राइमरली इन्वॉल्व, ठीक है, गवर्नमेंट का स्टेबलाइजेशन फंक्शन प्राइमरली क्या इन्वॉल्व करता है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स नॉट, अगर इन्फ्लेशन बढ़ाना है तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब ही क्या है, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, हाँ ये तो है, लेकिन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन है क्या, ये भी है, एक्सपैंडिंग और रिड्यूसिंग डिमांड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है, क्या करते हैं वो, डिमांड को स्टेबलाइज करते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के साथ नहीं खेलते, डिमांड के साथ खेलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो लोगों की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। लेकिन वही अगर वो सिक्योरिटीज की हेल्प से या फिर जो बॉन्ड्स की हेल्प से अगर पैसा मार्केट में से निकाल ले, तो क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से वो क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन फंक्शन यूज करते हैं, बाय एक्सपैंडिंग और रिड्यूसिंग डिमांड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ओके फाइन। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये चैप्टर ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, और मैंने सारे के सारे टॉप 25 एमसीक्यूज कवर किए, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ पूछा जाएगा, लेकिन आप क्या कर लीजिएगा, आप थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके फाइन। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिसिप्ट आर कॉल्ड नॉन रिडीमेबल, ठीक है, कौन से रिसिप्ट को नॉन रिडीमेबल रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है, तो अभी देखते हैं पहले नॉन रिडीमेबल मतलब क्या होता है, ओके फाइन। तो नॉन रिडीमेबल मतलब क्या, जो किसी चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे गोल्ड हो, सिल्वर हो, लैंड हो, ठीक है, तो ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो गोल्ड सिल्वर लैंड में क्या नहीं हो सकते, कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, उन्हें कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या है डिटेल में देखेंगे, ओके। हाउ डज प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कैसे प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, देखते हैं। अभी आप मुझे बताइए, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन मतलब क्या, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन मतलब जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे करेगा, ठीक है, इसे प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या है, लोअर इनकम रिजल्ट्स इन हायर टैक्स रेट, ऑफ कोर्स नॉट, हमने अभी देखा कि ज्यादा टैक्स लो इनकम तो low tax, higher income results in lower tax rate, of course not, higher income means higher tax, higher income results in higher tax rates, right, ठीक है, तो ये है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करता है कि अगर ज्यादा इनकम है, ठीक है, तो हम ज्यादा टैक्स पे करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव मतलब इस तरीके से हमारे इनकम को डिवाइड करना है कि सबको उसका फायदा मिले, ठीक है, तो हायर इनकम रिजल्ट क्या करती है, हायर टैक्स रेट, मतलब अगर मैं ज्यादा पैसा कमाती हूँ तो मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कोई और कम पैसा कमा रहा है तो उसे कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज एन प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन, ठीक है फाइन। अभी हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर कैपिटल रिसिप्ट्स डिफाइन इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स को गवर्नमेंट फाइनेंसेस में क्या कहते हैं, ठीक है, डिफाइन इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ठीक है, रिड्यूस लायबिलिटी नहीं, रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट राइट, और क्रिएट लायबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स को क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है, मतलब मैं किसी को पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी को क्या करेगी, अपना कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब क्या, जो कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, ठीक है, जो कभी कभी होता है, तो देखिए मेरे पास अगर पैसा नहीं है और एक जमीन पड़ी हुई है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट उसे सेल करेगी, तो उसकी फाइनेंशियल एसेट क्या हो गई, कम हो गई, राइट। और क्रिएट लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई, अगर मुझे किसी से लोन लेना है तो मैं लोन भी कभी कभी लूंगी,
तो लोन लूंगी तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी भी यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। तो ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन 3। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जो कभी कभी होती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड भी मैं कभी कभी सेल करूंगी और लोन भी मैं कभी कभी लूंगी, ओके। और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या, जो हमेशा होती है। जैसे सैलरीज में से टैक्स मिलता है, उसकी टैक्स की इनकम हो गई, अलग अलग टैक्सेस से पैसा मिलता है, जैसे इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर टैक्स लगता है, राइट। तो वो सब कुछ आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक है। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू और कैपिटल हम डिटेल में देख रहे हैं, जो हमने अभी देखा, ठीक है, फाइन। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, विच एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पजेस अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कौन से एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं फॉर पर्पज ऑफ अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कौन से जो ऐसे एक्सपेंडिचर है वो इनकर्ड होते हैं जिसका पर्पस क्या है कि फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये अलग हो। क्वेश्चन कंफ्यूज हुआ ना, जानबूझ के मैंने आपको कंफ्यूज किया, क्योंकि आप ना ये क्वेश्चन ठीक से रीड करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पूछ क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ठीक से रीड कीजिए, ठीक है। अभी हम फिर से रीड करते हैं। विच एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पजेस अदर देन, मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर पर्पजेस के लिए इनकर्ड होता है अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जिसमें क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, ओके, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन ऐसे रीड किया ताकि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है आप रीड करोगे तो, ठीक है। आप ठीक से रीड करो, एक तो क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है तो उससे ही आप ज्यादा डर जाओगे, और उसके बाद ये जो जिस तरीके से फ्रेम किया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन सीयूईटी आपको फ्रेम करके देता है जिसमें आप क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये और मैंने रीड भी जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए किया कि आपको लगे कि अरे अरे क्या है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमने फिर से अच्छे से रीड किया तो आपको पता चला कि इट्स टू इजी, राइट। तो अभी इसका आंसर देखते हैं, ओके, लेट्स डिस्कस द आंसर। हमने देखा था ना रिसिप्ट्स में कि कैपिटल रिसिप्ट्स में ही फिजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसमें कुछ पर्पजेस क्लियर होती है लेकिन अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फाइन। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। Which of the following is a major component of non-plan expenditure in government finances, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनेंसेस में नीचे दिए गए कौन से कंपोनेंट ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताइए कौन से आते हैं, बताइए बताइए जल्दी बताइए, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये नॉन प्लान में आएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स ये नॉन प्लान में आएंगे क्या, नो। अभी आपको लगेगा कि मैम ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉन प्लान में आता है, ऐसा क्यों बोला, राइट। देखिए नीचे दिए गए कौन से मेजर कंपोनेंट में से, नीचे जो कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं इसमें से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनेंसेस में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अभी आप प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर समझ लीजिए, ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जो सब कुछ प्लान होता है, राइट। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बजट में प्लान होगा कि हमें कितना हेल्थ के लिए कितने हॉस्पिटल्स क्रिएट करने, लेकिन हमारे बजट में ये प्लान था क्या कि ऑटोमेटिक कोविड आएगा और कोविड के लिए हमें सब कुछ बंद शट डाउन करके सिर्फ हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं आया था, राइट। तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था, इसका कोई प्लानिंग नहीं थी कोविड के टाइम पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो, राइट। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कौन सी चीजें नहीं आती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो कौन से आएगा बताइए आप मुझे। अभी देखिए इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो नॉन प्लान में नहीं आएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो ऑफ कोर्स होगा कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, रिसर्च डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं होगा। आप बोलेंगे क्यों मैम, देखिए कुछ लोन हमने पहले से दे रखे हैं तो उसका इंटरेस्ट हमें देना ही हमारे में होता है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे मैंने कोविड बताया, और अगर उस टाइम पर हमारे पास पैसा नहीं होता गवर्नमेंट के पास, ओके, तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता और उसके इंटरेस्ट पेमेंट से नॉन प्लान होता, राइट। हमें पता नहीं होता ना कि हमें इसके इंटरेस्ट पे करने हैं, राइट। तो वो हमारे लिए क्या होता है, नॉन प्लान होता, ओके फाइन, समझ गए आप लोग, इट्स टू इजी, राइट। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल असेट, ठीक है। नीचे दिए गए में से कौन से ऐसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जिसमें फिजिकल एंड फाइनेंशियल असेट का क्रिएशन होता है, ठीक है, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल असेट। तो मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑफ कोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने पहले देखा था कि उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है
कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो नहीं क्या आपको मतलब हमें पता है कि ये अभी हो रहा है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा जो कभी कभी होता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रेगुलर होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो कभी कभी होता है, ठीक है। इट्स इजी। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which tax was adopted by Indian government on 1 जुलाई 2017? ठीक है, 1 जुलाई 2017 को इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा टैक्स अडॉप्ट किया था, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा रिफॉर्म था, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला था तब से अभी तक ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था, ठीक है, जो ये टैक्स आया था वो। तो कौन सा टैक्स आया था? सर्विस टैक्स, राइट। सर्विस टैक्स आया था, राइट। नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ सर्विस टैक्स दिखा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सही आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं। यानी कि बहुत सारा केओस हुआ था कि इकोनॉमी गिर जाएगी, बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, और ये अभी भी करंट है। इवन 2023 चल रहा है, फिर भी करंट है, क्योंकि अभी भी हम इम्प्लीकेशंस पढ़ते हैं। जीएसटी आने की वजह से ये हुआ, जीएसटी आने की वजह से वो हुआ, हमें इतना फायदा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, ये सब हम आज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये आज भी इम्पोर्टेंट है, और इसकी डेट याद रखना तो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी डेट याद रखना आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपने 2 एमसीक्यूज किए। फर्स्ट इसकी डेट याद की, और सेकंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म याद किया, ठीक है। ये 2 एमसीक्यूज आपने इस क्वेश्चन में कवर किए। ओके फाइन। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज अ फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट एग्जामिन्स, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट क्या एग्जामिन करता है, ठीक है। आप मुझे बताइए, फिस्कल पॉलिसी, ये जो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट है, इसका काम क्या होता है कि अभी जो चल रहा है, ठीक है, अभी जो चल रहा है वो उसके बारे में पढ़ता है, ठीक है। जैसे अभी कुछ पॉलिसीज है, सपोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पॉलिसी है, इस पर कितना खर्चा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए उज्ज्वला योजना है, जहां पर हम गैस फ्री में देते हैं, उस पर कितना पैसा लग रहा है। अग्निपथ स्कीम अभी आई थी मिलिट्री की, उस पर कितना पैसा लग रहा है। तो ये सारी चीजों की पढ़ाई कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? करंट पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट जो है वो करंट पॉलिसीज के बारे में एग्जामाइन करता है कि अभी की पॉलिसी में क्या चेंजेस चाहिए, कितना पैसा खर्च हो रहा है, हमने बजट में कितना डिसाइड किया था, कहीं एक्सीड तो नहीं हो रहा, कहीं कम तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है तो उससे बड़ा ये एक्सीड हो रहा है तो कहाँ वेस्ट खर्चा हो रहा है वो देखिए, उसे कम कीजिए। ये सारा पढ़ाई का काम कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट करता है, ठीक है। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट जो है वो करंट पॉलिसीज को एग्जामाइन करता है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, और बहुत बार क्या होता है, नाम बड़ा होने के बाद हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड कंसेप्ट होगी और ये तो हमें आएगी नहीं, लेकिन इट्स टू इजी। ये सिर्फ एग्जामाइन करता है करंट पॉलिसीज को, ठीक है फाइन। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके ओके, व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। अभी ये अलग है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक। इसका प्राइमरी फोकस क्या है? सेटिंग एनुअल फिस्कल टारगेट्स, ओके। एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म फिस्कल गोल्स, ओके। सेटिंग 3-year रोलिंग टारगेट इन फिस्कल इंडिकेटर्स, असेसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर पास्ट 5 फिस्कल ईयर। देखिए आपको इसमें कुछ भी अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना एमसीक्यू कर लेंगे तो इनफ है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट का प्राइमरी फोकस क्या है, बस इतना याद रखना है। बाकी मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी है क्या, ये आपको इसी से पता चल जाएगा। सेटिंग 3-year रोलिंग टारगेट फॉर फिस्कल इंडिकेटर्स मतलब जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है उनके लिए 3 साल का रोलिंग टारगेट क्या करना है? सेट करना है। ये काम है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट का। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। जो कुछ भी पूछा जाएगा वो इस एमसीक्यू में आपका कवर हो जाता है। मीनिंग पूछा गया फिर भी सेम आंसर है, प्राइमरी फोकस क्या है पूछा गया फिर भी सेम आंसर है। मीनिंग पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे कि 3 साल का रोलिंग टारगेट क्रिएट करता है फिस्कल इंडिकेटर्स के लिए, और फोकस भी पूछा गया तो सेम आंसर है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अलग से डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है आपको, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यही आप एक्सप्लेन करोगे, ओके फाइन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। अभी ये हमें डिटेल में करना है, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा टाइम देंगे, ओके फाइन। देखिए बैलेंस बजट मतलब क्या, ये देख लेते हैं पहले हम, ठीक है। मेरी मंथली इनकम है 15,000, ठीक है। मैं घर पर रह रही हूँ, बाहर नहीं रह रही हूँ इस वक्त, ठीक है। मेरा रेंट है 5,000, रेंट दे दिया।
मैंने राशन लाया 5000 का, राशन हो गया। मैंने दूध वाले के दिए 2000 रुपए जो मेरे मंथली इनकम में से आते हैं, ठीक है, मिल्क, फाइन, ओके। कितना हुआ? 5 5 10 एंड 2। मैंने मेड के दिए 1000, ठीक है, मेड को दिए 1000, मेड के हो गए 1000। उसके बाद मैंने ना एक ट्यूशन ज्वाइन की थी, ठीक है, उसके दिए 2000 मेरे ट्यूशन के हो गए, ठीक है। एक ट्यूशन मैंने ज्वाइन की थी मेरे लिए, उसके दिए 2000, ठीक है। देखिए 5 + 5 10 + 2 एंड 2 14 एंड +1 15, ठीक है। इतनी मेरी इनकम आई, इतना मेरा खर्चा हुआ, ठीक है। तो मेरा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सेम आ रहा है, इसे कहते हैं बैलेंस बजट, ठीक है, इसे कहते हैं बैलेंस बजट, जहां पर आपका एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू दोनों भी क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसकी हेल्प से आपको समझाया। तो यहाँ पर आपका रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ये दोनों भी सेम है, ठीक है, मतलब ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो इसे कहते हैं बैलेंस बजट, ठीक है। ये एग्जैक्ट बैलेंस बजट है, डिक्टो बैलेंस बजट है आपका, ठीक है। ओके फाइन। अभी कौन सा बजट अच्छा है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है बैलेंस बजट की जहां पर आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों भी सेम है, उसे बैलेंस बजट कहते हैं। हाउ इज बजट कैरेक्टराइज्ड व्हेन टैक्स कलेक्शन एक्सीड द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर? एक्सीड मतलब ज्यादा, ठीक है, एक्सीड मतलब ज्यादा, ठीक है। जो टैक्स कलेक्शन है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, ठीक है। अभी आपको गवर्नमेंट का एक एग्जांपल समझाती हूँ। गवर्नमेंट के पास ना इस मंथ आया था 2000 कैश, ठीक है, टैक्स। ये बहुत छोटा एग्जांपल है लेकिन समझ लीजिए, ठीक है। उसमें से गवर्नमेंट ने 500 रुपए ना मेडिकल में लगाए, हेल्थ में, 500 रुपीज ना एजुकेशन में लगाए, ठीक है, और 500 रुपीज उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए। और उनको अभी ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम है, मतलब उनको और कुछ अभी करना नहीं है इस मंथ, ठीक है, इतना ही करना है। तो उनके पास 500 रुपीज बच गए, ठीक है, उनके पास 500 नॉट 1000, तो उनके पास 500 रुपीज बच गए, ठीक है। तो उनका टैक्स कलेक्शन ये एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, उनका टैक्स कलेक्शन एक्सपेंडिचर से क्या है? ज्यादा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है, राइट। तो उसे कहते हैं बजट सरप्लस, ठीक है, ये बजट सरप्लस हो गया आपका। यहाँ पर बजट क्या है? ज्यादा है, ठीक है। बजट मतलब सरप्लस है, मतलब आपका जो टैक्स कलेक्शन है या फिर आपकी जो इनकम है वो ज्यादा है रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर से, ठीक है। इट्स इजी, राइट। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा छोटा था, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया है, ठीक है, फाइन, ओके। आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखते हैं पहले। इन गवर्नमेंट बजट व्हाट डज इट सिग्निफाई व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू? एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, ठीक है। देखिए मेरी 15,000 पेमेंट मैंने आपको बताई थी, लेकिन मेरा रेंट ही 7,000 है, ठीक है, ये मेरा रेंट है। फिर उसके बाद मैंने 5,000 रुपीज क्या किए? राशन लाया, ठीक है, 5,000 रुपीज का मैंने राशन लाया। कितना हुआ? 12,000, ठीक है, 12,000 हो गए। 2,000 मैंने दूध वाले के दिए, ठीक है, दूध के दिए। 1,000 रुपए मैंने क्या किया? 1,000 रुपए मैंने 1,000 रुपए का मैंने क्या किया बताइए? 1,000 रुपीज मैंने मेड को दिए। लेकिन मेरा जो इंटरनेट का खर्चा है, जो वाईफाई मेरे पास है घर पर, उसके 7,700 रुपीज बच गए। तो ये तो ज्यादा हो रहा है खर्चा आना। मेरी जो ट्यूशन है, ठीक है, उसका पैसा बच गया 2,000 रुपीज, ठीक है। तो 2,700 से मेरा रेवेन्यू क्या, मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? एक्सीड हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू 15,000 है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है, इसे कहते हैं बजट डेफिसिट। सॉरी, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, बजट डेफिसिट होना चाहिए यहाँ पर, आई एम सॉरी फॉर दैट, बजट डेफिसिट, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों बजट पढ़ा है, बैलेंस, सरप्लस और बजट डेफिसिट। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए तीनों बजट में से कौन सा सही बजट होता है या फिर गुड बजट होता है फॉर द इकोनॉमी। तो आप मुझे बताइए। ऑफ कोर्स बैलेंस बजट डेफिसिट तो अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है। हाँ, बैलेंस बजट ठीक है, ठीक है, लेकिन सरप्लस सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कुछ सेविंग कर सकते हैं, ताकि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जब आए गवर्नमेंट के सामने तो उस वक्त वो सेविंग को यूज कर सके, ठीक है। तो सरप्लस बजट इज द गुड एग्जाम्पल, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि सरप्लस बजट इज द गुड एग्जाम्पल, ओके फाइन, ठीक है। हाउ इज रेवेन्यू डिफिसिट कैलकुलेटेड इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस? ठीक है, रेवेन्यू डिफिसिट गवर्नमेंट फाइनेंस में किस तरीके से कैलकुलेट होता है? पहले हम रेवेन्यू डिफिसिट मतलब क्या वो देख लेते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू डिफिसिट मतलब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीव्स जो है, मतलब जो पैसा आ रहा है ना वो ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मतलब खर्च करना ज्यादा है लेकिन बच रहा क्या है? कम बच रहा है।
खर्च ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू रिसिप्ट आ कम रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं रेवेन्यू डिफिसिट, इसे कहते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। तो इसका एक नीचे दिए गए में से गवर्नमेंट किस तरीके से रेवेन्यू डिफिसिट को कैलकुलेट करती है। रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। नो, रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑफ कोर्स हमने रिसिप्ट में से ही एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ेगा, राइट। मतलब देखिए 15,000 रुपीज जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट आया है, लेकिन माइनस हमें क्या करना है 15,700, नहीं हमने 2,750 देखा था ना, तो 17,050 ठीक है, 17,700 रुपीज ये हमें क्या करना है माइनस करना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है माइनस करना है 17,770, ठीक है, ये हमें माइनस करना है। तो बच रहे हैं 2,770, ठीक है, बच रहा है 2,770। तो ये क्या हो गया, ये रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। मैंने अभी दिखा था ना कि मेरी इनकम में जो है मेरी रेवेन्यू डिफिसिट ये क्या है माइनस में है, ताकि जो मेरे 700 वाईफाई का खर्च मैंने बताया था आपको और 2,000 मेरे ट्यूशन का, तो ये क्या हो रहा है, ये बच रहा है, ठीक है, ये बच रहा है, तो रेवेन्यू डिफिसिट में जा रहा है। तो ये रेवेन्यू डिफिसिट है जहां पर आपको रेवेन्यू रेसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, इज दैट ओके, फाइन, ठीक है। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच टैक्स इज कॉल्ड एज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है, ऐसा कौन सा टैक्स है जिसे वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट कहा जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स को कहते हैं नहीं, सर्विस टैक्स को भी नहीं, डायरेक्ट टैक्स को भी नहीं, जीएसटी को कहते हैं वन नेशन वन टैक्स, ओके, एंड वन मार्केट, ठीक है, इसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है, फाइन, समझ रहे हो आप लोग। तो जीएसटी पे से हमने 2 क्वेश्चन कवर किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 में आया था, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कहा, इसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंस इंडिपेंडेंस हमने कोई भी टैक्स में चेंज नहीं किया, तो रिसेंटली हमने कौन सा टैक्स में चेंज किया, मतलब क्या टैक्स हमने यहाँ लेकर आए, तो उसका आंसर भी क्या होगा, जीएसटी होगा, ठीक है, उसका आंसर भी जीएसटी होगा। मुझे लग रहा है कि पहले वाला जो क्वेश्चन है 21 वो आपको थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, राइट, क्योंकि मैंने ना यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर बहुत सारी मतलब ये हो गई है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए, तो मैं पहले इसे इरेज कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर एक बार फिर से आपको ये समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ओके, अलाउ मी अ मिनट। ओके, देखिए एक्चुअली ना रेवेन्यू डिफिसिट गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको समझाया था ना इसके पहले कि 15,000 मेरी क्या है, 15,000 मेरी मंथली इनकम है, और हमने देखा था कि टोटल खर्चा कितना जा रहा है, 2,700 एक्स्ट्रा लग रहा था, ठीक है, तो 17,700 हमें क्या लग रहा था, एक्स्ट्रा लग रहा था, ठीक है। तो हमने माइनस किया तो आंसर क्या है 2,700, ठीक है, हमने ये हमारा क्या है एक्स्ट्रा खर्चा है। तो रेवेन्यू डिफिसिट मतलब जहां पर ना रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम हो रहा है मतलब पैसा कम जमा हो रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। तो ये निकालने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके फाइन, समझ गए आप लोग। ओके, आई होप अभी आप समझ गए होगे, पहले आप कंफ्यूज हुए होगे पक्का, क्योंकि यहाँ पर मैंने ना जो लिखा था ना उसमें बहुत से डिस्टर्बेंस आ गए थे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जो जीएसटी को कहा जाता है, इस पे से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बता देती हूँ। डेट पूछी जा सकती है, कब आया, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है, और सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक टैक्सेस में चेंजेस नहीं आए, बट रिसेंटली एक टैक्स आया गया है, उसे क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वहां पर भी आपको देकर पूछा जा सकता है, ठीक है, फाइन। गवर्नमेंट बजट फैसिलिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट बजट फैसिलिटीज ये क्या है, ठीक है। Estimates for the coming financial year, no. Actual financial accounts for the previous year, okay. Revised estimate of the current year, ठीक है। देखिए कमिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चेंजेस करने हैं ये एस्टिमेट करता है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। एक्चुअल फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर मतलब जो पीछे गया फाइनेंशियल ईयर जो हो चुका है उसमें एक्चुअल फाइनेंशियल अकाउंट मतलब इतना पैसा हमने 3,000 करोड़ रुपीज हमने लिए थे हेल्थ सेक्टर के लिए, तो हमें एक्चुअल कितना पैसा लगा, ठीक है, और वो सही जगह पे इस्तेमाल हुआ या कौन सी सर्विसेज हेल्थ में हमने इंट्रोड्यूस करी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स जो लास्ट ईयर हुए थे वो भी
करंट फाइनेंशियल ईयर भी और करंट ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी, मतलब करंट ईयर में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए पिछला साल, करंट ईयर और आने वाला फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन तीनों की भी टैली, इन तीनों के भी इन तीनों में भी कितना पैसा लगा है, कितना खर्च हुआ है, कितना लग रहा है, कितना लग सकता है, किसमें हमने कितना स्पेंड किया था, कितना कर रहे हैं, कितना करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ मतलब गवर्नमेंट बजट फैसिलिटीज, ठीक है, ये सब कुछ आता है गवर्नमेंट बजट फैसिलिटीज में, इसीलिए ऊपर दिए गए तीनों भी स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, इसे आप अच्छे से क्या करेंगे, लर्न करके रखेंगे, ठीक है, इसे आप अच्छे से लर्न कीजिए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसे आप अच्छे से लर्न कीजिए, ये कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, ओके फाइन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of process under which the government starts to sell its securities to the private sector? ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ ना, अचानक से बहुत ज्यादा महंगाई आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, और आरबीआई ने क्या कहा कि अभी ना मैं आपको क्या कर सकता हूँ, अभी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने खुद के सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, एक लैंड है ना ये 2 करोड़ की, ये सेल कर दो, ठीक है, ये सिक्योरिटीज है ये सेल कर दो, ठीक है, मेरे पास कुछ बॉन्ड्स है ये सेल कर दीजिए, ताकि पैसा क्या हो, सॉरी डिफ्लेशन आया, हाँ इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन, तो ये लोगों को वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, लोगों को ये सब कुछ वो सेल कर रहा है, ताकि मार्केट में पैसा जाए और लोग खरीदना स्टार्ट करें, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग अपने खुद के जो सिक्योरिटीज है वो प्राइवेट सेक्टर में सेल कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सारी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने एक लैंड खरीदी वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी इनकी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन वो ये सारी चीजें लोगों को सेल कर रहा है, ठीक है, पैसा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसे कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट्स, और ये किसके वक्त यूज होगी, इन्फ्लेशन के वक्त यूज होगी, ठीक है, इन्फ्लेशन के वक्त ही यूज होगी, ना कि डिफ्लेशन के वक्त। मैंने आपको कंफ्यूज किया हो ना कंफ्यूज, देखिए समझाती हूँ, देखिए बहुत ज्यादा महंगाई आ गई, तो किसी के पास में मैंने तुझे 2 करोड़ रुपए निकालने हैं, तो मैंने उसे लैंड सेल कर दी, 2 करोड़ रुपए आ गए गवर्नमेंट के पास, महंगाई पैसा कम हो गया, मार्केट में से पैसा क्या हो गया, कम हो गया। सेम फॉर द सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज 5 करोड़ की थी, मैंने सारी सिक्योरिटीज सेल कर दी, मैंने मार्केट में से 5 करोड़ रुपीज मतलब टोटल 7 करोड़ रुपीज मैंने मार्केट में से निकाल लिए, ठीक है, 7,000 करोड़ रुपीज मैंने मार्केट में से निकाल लिया, इसके आगे 1000 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के आंकड़े इतने छोटे छोटे नहीं होते ना, बड़े बड़े होते हैं, राइट, तो 7,000 करोड़ रुपीज मैंने मार्केट में से निकाल लिया, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया, मतलब महंगाई कम हो गई, लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहा कि वो हर एक चीज की डिमांड कर सके, डिमांड कम हो गई तो महंगाई भी कम हो जाती है मार्केट में, ओके फाइन, समझ रहे हो आप लोग, ओके ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फिस्कल डिफिसिट, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन बी सेड अबाउट फिस्कल डिफिसिट, तो पहले फिस्कल डिफिसिट है क्या ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी कि पहले फिस्कल डिफिसिट क्या है, ओके फाइन। देखिए फिस्कल डिफिसिट मतलब क्या, देखिए फिस्कल डिफिसिट मतलब क्या, ये हमें हमेशा ये दिखाता है फिस्कल डिफिसिट कि जितना टोटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने किया था ना वो ज्यादा था, ठीक है, वो ज्यादा था देन रिसिप्ट, मतलब जितना पैसा उन्हें रेवेन्यू उन्हें मिल रहा था उससे ये क्या था, ज्यादा था, मोर था, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगी, बोरोइंग होगी, पैसे अगर रेवेन्यू कम मिल रहा है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कहीं से बोरो कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर इंटरेस्ट होगा क्या, नहीं, इसका सही आंसर होगा बोरोइंग, ठीक है। तो फिस्कल डिफिसिट मतलब क्या, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जितना एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने किया था वो ज्यादा था उसके रेवेन्यू से, मतलब जितनी इनकम हुई उससे ज्यादा उन्होंने स्पेंड किया, तो जितना उन्होंने स्पेंड किया, जो एक्स्ट्रा उन्होंने स्पेंड किया वो उन्होंने बोरो किया, उन्होंने क्या किया, बोरो किया, इसलिए हम फिस्कल डिफिसिट के बारे में बोरोइंग से कहते हैं, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट को एक अनदर नाम है बोरोइंग, और व्हाट कैन बी सेड अबाउट फिस्कल डिफिसिट मींस बोरोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ बोरोइंग आंसर कैसे हो सकता है, राइट, लेकिन यही इसका आंसर, ठीक है, बोरोइंग से इसका आंसर, फिस्कल डिफिसिट को बोरोइंग भी कह सकते हैं या फिर ये उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, ओके फाइन। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो अच्छे से, मैंने एक ना एक आपकी कंसेप्ट भी ली है, एज वेल एज मैंने क्या किया है, कंसेप्ट तो कंसेप्ट ली है और उसके साथ मैंने क्या किया है, उसके साथ मैंने ना आपको चीजें भी डिटेल में समझाई है, क्वेश्चंस भी समझाए, ओके ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास जिसमें हम हमारा अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है फाइन, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।